विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। और विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं प्रथम वर्ष BA BSc BCom BBA BCA प्रथम वर्ष का आपका जो पाठ्यक्रम है जिसका नाम है यहां पर दिया हुआ है मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम यानी वैल्यू एडेड कोर्स। और उसका नाम है भारत बोध यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया। इसका पहला वीडियो लेक्चर आप लोग प्लेलिस्ट में देख चुके होंगे। अब हम इस पहली यूनिट के सेकंड वीडियो लेक्चर की तरफ हम लोग चल रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो हम बात कर रहे हैं मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम, जो कि मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा और परीक्षा का समय आपका 2 घंटे का रहेगा और पास होने के लिए आपको चाहिए 100 में से 35 मार्क्स। इसमें कोई भी CCE यानी कि इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा। टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 लघु उत्तरीय होंगे और 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। पहली यूनिट की बात करें तो भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के बारे में हम पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं और उसी के अंदर हमने सिंधु वैदिक और शास्त्रीय काल की विशेषताएं भी पढ़ी हैं। ये जो वीडियो लेक्चर अभी आप देख रहे हैं, ट्यून आपने जो किया हुआ है, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले सस्तित्व बहुलता की भारतीय अवधारणा, सांस्कृतिक प्रतीक, धर्म, स्थापत्य, संगीत, नाट्य, लोकाचार, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वभवन्तु सुखिनः जैसे सूत्रों की आधुनिक प्रासंगिकता। तो ये 3 जो टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर हम कहें तो 2 वीडियो लेक्चर में आपकी पहली यूनिट आपकी फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो मैं अब देर ना करते हुए आपको उसी जगह ले चलता हूं जहां से हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। उस स्लाइड की तरफ मैं आपको ले चल रहा हूं। हमारा फर्स्ट ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, मूल्य संवर्धन यानी वैल्यूएडेड कोर्स है, यूनिट फर्स्ट भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक विरासत। इसमें हम 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। कौन कौन से भी हमने डिस्कस किया? सांस्कृतिक प्रतीक, सस्तित्व बहुलता की भारतीय उदाहरणा, सांस्कृतिक प्रतीक, धर्म, स्थापत्य, संगीत, नाटक और लोकाचार, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वभवन्तु सुखिनः जैसे सूत्रों की आधुनिक प्रासंगिकता। और ये पूरा डिजाइन किया गया मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हुए आगे आने वाले कुछ चंद समय में हम लोग इस पूरे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सस्तित्व और बहुलता की भारतीय अवधारणा। भारत का सांस्कृतिक व दार्शनिक इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। हम लोग जानते हैं कि हमारा सांस्कृतिक और दार्शनिक इतिहास बहुत वर्ष पुराना है, जो विविधता, समन्वय, अहिंसा और संतुलन की अनूठी परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ विविधता और भिन्नता को संघर्ष का आधार नहीं माना जाता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ विविधता और भिन्नता को कभी भी संघर्ष का आधार नहीं माना गया है, बल्कि जीवन का स्वाभाविक रूप समझा जाता है। कहां पर? हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। इसी पृष्ठभूमि में सस्तित्व तथा बहुलता भारतीय संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। हमारे 2 महत्वपूर्ण पिलर है जिसको हम बोल सकते हैं सस्तित्व तथा बहुलता। दोनों अवधारणाएं भारतीय समाज की संरचना, धार्मिक परंपरा, दार्शनिक मतों और आधुनिक राजनीतिक विचारों में गहराई से रची बसी हुई है। यदि हम बात करें सस्तित्व का सिद्धांत, तो भारतीय विदेश नीति का सार शांतिपूर्ण तरीके से किया गया सस्तित्व की भावना है। सस्तित्व का अर्थ है बिना किसी द्वेष भाव की। ध्यान रखिएगा, सस्तित्व का अर्थ क्या होता है? तो बिना किसी द्वेष भाव के मित्रतापूर्ण तरीके से एक देश का दूसरे देश के साथ रहना तथा संकट के समय उसकी सहायता करना। तो भारत देश की परंपरा रही है कि अपने पड़ोसी देशों की हमेशा वो मदद करते आया है। आप लोग अच्छे से जानते हैं, अब न्यूज में भी पढ़ते हैं और देखते हैं। यदि देश आपस में मैत्रीपूर्ण तरीके से नहीं रहेंगे तो विश्व में शांति की स्थापना कतई नहीं हो पाएगी तथा हर तरफ आंदोलन व कलह के केंद्र बनते हुए दिखाई देंगे। इस कारण समाज के विकास के लिए विभिन्न देशों का एक दूसरे के साथ रहना और सामंजस्य के साथ चलना अति आवश्यक है। भारत पंचशील व कूटनिरपेक्ष नीति के माध्यम से सह-अस्तित्व की धारणा में विश्वास रखता है। आगे बात करें तो सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। सह-अस्तित्व के 5 सिद्धांतों की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 में की थी।
अब सहअस्तित्व की कौन कौन सी बातें वो हम आगे डिस्कस करेंगे। भारतीय संस्कृति का मूल स्वभाव क्या है? भारतीय संस्कृति दृष्टि से एक बहुस्तरीय, बहुभाषी और बहुधर्मी देश है। ध्यान रखना, भारत क्या है? एक बहुस्तरीय है, बहुभाषी और बहुधर्मी देश है। अपने यहाँ कोई एक धर्म नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म है, भाषा भी बहुत सारी बोली जाती है, और बहुस्तरीय नहीं कि मल्टी लेयर है। यहाँ वैदिक, जैन, बौद्ध, सांख्य, मीमांसा, योग, वेदांत, सूफी, भक्ति काल जैसी अनेक परंपराएं सहअस्तित्व में विकसित हुई हैं। जहां एक और उपनिषदों का अद्वैत दर्शन आत्मा और परमात्मा की एकता की बात करता है, वहीं बौद्ध और जैन धर्म अनात्मवाद तथा अनेकांतवाद की अवधारणा द्वारा विविध दृष्टियों को स्वीकार करता है। इस प्रकार भारतीय चिंतन भिन्नता को नकारता नहीं है, बल्कि उसे आत्मसात करने का मार्ग दिखाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ यह है कि हम सभी धर्मों का, सभी पंथ का, सभी समुदाय का बराबर से सम्मान करते हैं। सहअस्तित्व की अवधारणा, भारतीय दर्शन में सहअस्तित्व का अर्थ क्या है? तो पहला पॉइंट है कि सभी प्राणियों का परस्पर सहजीवन। सबसे खास बात भारत की, तो उपनिषदों में कहा गया है कि ईश्वरस्य मिदं सर्वम, यानी समस्त जगत में एक ही चेतना व्यापक है। इसका अर्थ है कि मनुष्य, प्रकृति, पशु, पर्यावरण सब एक ही ब्रह्मा के भाग है। यानी कि जितने भी हम कह सकते हैं, पशु, प्रकृति, मानव, यानी पूरा यूनिवर्स किसी एक एनर्जी का सोर्स है, और पूरी एनर्जी हमें क्या कर रखा? उसने हमें संभाल के रखा, हमें कंट्रोल करके रखा है। आगे बात करें अहिंसा और परस्पर सम्मान की। जैन, बौद्ध और वैदिक परंपराओं में अहिंसा का मूल सिद्धांत इसी विचार पर आधारित है। सहअस्तित्व में किसी के अस्तित्व को नकारना नहीं है, बल्कि उसे स्वीकारना और सम्मान देना महत्वपूर्ण है। प्रकृति के साथ संतुलित जीवन, भारतीय जीवन दर्शन में प्रकृति को माता माना गया। सबसे खास बात अपनी यहाँ, इसलिए हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। ऋग्वेद में नदियों, पर्वतों, वायु, अग्नि आदि के देवत्व प्रदान कर यह बताया गया है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य रखना चाहिए। यदि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं रखेंगे, कोरिलेशन नहीं रखेंगे, तो डेफिनेटली है कि इस मानव सभ्यता का, इस मानव जाति का विनाश होना तय है। बात करें आगे सहअस्तित्व का दार्शनिक आधार, तो अभी हमने ये यहां पर पहला पॉइंट पढ़ा, सहअस्तित्व की अवधारणा पढ़ी हमने। तो सहअस्तित्व की अवधारणा में हमने पढ़ा सभी प्राणियों का परस्पर सहजीवन, पहला पॉइंट अहिंसा और परस्पर सम्मान, तीसरा प्रकृति के साथ संतुलन। अगला पॉइंट आता है इसमें सहअस्तित्व का दार्शनिक आधार। अब दार्शनिक आधार क्या है, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। सहअस्तित्व का मूल भाव क्या? मैं हूं, तुम भी हो। खास बात हमारी यहां कि मैं भी हूं और तुम भी हो, इस पर आधारित है, और हम दोनों इस संसार के संतुलित हिस्से हैं, यानी बैलेंस पार्ट है किसके? इस पूरे यूनिवर्स के, इस संसार के, इस ब्रह्मांड के। उपनिषदों में सहअस्तित्व क्या है? उपनिषदों में कहा गया है कि ईश्वरस्य मिदं सर्वम, अर्थात संपूर्ण जगत एक चेतना द्वारा उद्भूत है। इससे विचार जन्म लेता है कि मनुष्य, प्रकृति, पशु, पक्षी, वनस्पति और पर्यावरण सभी एक ही ब्रह्मांडी व्यवस्था का हिस्सा है। इसलिए किसी के साथ अत्याचार या अन्याय करना स्वयं ब्रह्मा के विरुद्ध जाना है। यहां पर बात आती है जैन दर्शन के अनेकवाद की। जैन दर्शन में सहअस्तित्व को अनेकांतवाद के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। अनेकांतवाद सत्य की बहुआयामी स्वरूप को स्वीकार करता है। इसके अनुसार प्रत्येक दृष्टिकोण सत्य का एक अंग होता है। यह सिद्धांत समन्वय और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को दार्शनिक आधार प्रदान करता है। साथ ही जैन धर्म का अहिंसा सिद्धांत भी सहअस्तित्व का प्रत्यक्ष रूप है, क्योंकि जैन धर्म किस बेस पर बेस्ड है? तो अहिंसा पर बेस्ड है। बौद्ध धर्म और मध्यम मार्ग, बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और संयम की शिक्षा देता है। करुणा, मैत्री और परस्पर सम्मान बौद्ध दर्शन के प्रमुख मूल्य है, जो सहअस्तित्व की आधारशिला को मजबूत बनाते हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य, खास बात क्या है? हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य रखना चाहिए। भारत में प्रकृति के प्रति श्रद्धा, उसकी पूजा और आदर सम्मान सहअस्तित्व की भावना को सांस्कृतिक धरातल पर स्थापित करते हैं। नदियों को माता, पर्वतों को देवता, वृक्षों को पूजनी तथा पशुओं को पवित्र मानना, यह सभी मनुष्य और प्रकृति के सहजीवन का अनूठा मॉडल है। बात करता आगे बहुलता की बात करती है, हमारी सहअस्तित्व की बात हुई है, बात है बहुलता की तरफ, यानी प्लूरिटी की तरफ। बहुलता की भारतीय अवधारणा क्या? बहुलता का अर्थ है विविध परंपराओं, विचारों, जीवन शैलियों और विश्वासों का सम्मान और सहअस्तित्व है। भारत में बहुलता केवल स्वीकार नहीं की गई है, बल्कि इसे सभ्य जीवन की आवश्यक तत्व भी माना गया है। ऋग्वेद का मूल विचार क्या है? तो ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंत्र एकम सदम विप्रा बहुधा वदंती, ठीक है, तो अर्थात सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक रूपों में व्यक्त करते हैं। यह वाक्य बहुलता का सबसे प्राचीन और प्रभावी उद्घोष है, जो बताता है कि सत्य तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं।
सत्य तक पहुंचने का कोई एक मार्ग नहीं है। सत्य का मतलब यह नहीं है कि आपने किससे प्रश्न पूछा, उसने क्या जवाब दिया, वो सत्य असत्य नहीं। सत्य मतलब इस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना, इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ना, इस प्रकृति के साथ जुड़ना, उससे बात हो रही है। हिंदू धर्म का समावेशीश्वर, हिंदू धर्म में अनेक देवताओं, पूजा पद्धतियों, दार्शनिक मतों और जीवन शैलियों का एक साथ अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि यहां विविधता को स्थान दिया गया है। शैव, वैष्णव, शाक्य, गणपति, सूर्योपासना, साधु संप्रदाय, ये सभी बहुलता के प्रत्यक्ष उदाहरण है। धार्मिक सहिष्णुता और संवाद परंपरा, भारत में विभिन्न धर्म जैसे जैन, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम, ईसाई सदियों से एक साथ रहता है। शास्त्रार्थ, विमर्श और संवाद की परंपरा में ने मतभेदों को संघर्ष में नहीं बल्कि विचार विस्तार में चेंज किया, यानी कि बदला है। संवाद और समन्वय की परंपरा, भारत में वाद विवाद, शास्त्रार्थ, संवाद सभी परंपराएं दर्शाती है कि विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है और संवाद के माध्यम से समन्वय संभव है। पंचशील सिद्धांत और आधुनिक अस्तित्व का स्वरूप, तीसरा पॉइंट है इसका। आधुनिक युग में अस्तित्व का राजनीतिक रूप पंचशील सिद्धांत है। 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों की घोषणा की थी। अब सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत कौन से हैं? एक दूसरे के साथ संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, पहली बात। दूसरी, एक दूसरे पर आक्रमण ना करना। ये रिलेशन या ये कोरिलेशन किसके बीच में हुआ था? तो अभी हमने कहा कि 29 अप्रैल 1954 में भारत और चीन के बीच का ये जो कोरिलेशन वो बताया जा रहा है। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, इसलिए चीन भारत और भारत चीन के मामले में हस्तक्षेप कभी नहीं करता। समानता और पारस्परिक लाभ, उसके बाद शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारतीय दृष्टि की आधुनिक अभिव्यक्ति है। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट, भारतीय समाज में सहअस्तित्व का व्यावहारिक रूप। सबसे पहला सांस्कृतिक विविधता, भारत में सांस्कृतिक विविधता भाषाएं, उत्सव, भोजन, परिधान, रीति रिवाज सहअस्तित्व का जीवंत उदाहरण है। 22 अनुसूचित भाषाएं, सैकड़ों बोलियां और विभिन्न सांस्कृतिक परंपराएं भारतीय जीवन को समृद्ध बनाती हैं। उसके बाद आता है धार्मिक एवं सामाजिक समरसता। इसमें बात करें तो भारतीय समाज में सभी धर्मों के त्योहारों मनाए जाते हैं। दीपावली, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस, बौद्ध पूर्णिमा सभी को जीवन में समान महत्व प्राप्त है। संविधान में बहुलता का सम्मान, भारतीय संविधान में धर्म, भाषा, संस्कृति और विचारों की स्वतंत्रता को मूल अधिकार बनाया गया है। इससे भारत के लोकतंत्र सहअस्तित्व और बहुलता के सिद्धांतों पर आधारित दिखाई देता है। वैश्विक संदर्भ में भारतीय सहअस्तित्व, अब वैश्विक संदर्भ में क्या है? आज का विश्व तेजी से बदल रहा है। वैश्वीकरण, सांस्कृतिक संपर्क और सामाजिक जटिलताओं के बीच सहअस्तित्व का मॉडल आवश्यक हो गया है। भारत का वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है सारा विश्व एक परिवार है, वैश्विक शांति का मार्ग सुझाता है। संयुक्त राष्ट्र, G20, निर्गुट आंदोलन और विश्व समुदाय ने भारतीय दृष्टि को महत्वपूर्ण माना है। मतलब वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा मंत्र है वो पूरे विश्व ने भी स्वीकार किया है, याद रखिएगा। वर्तमान समय में महत्व, आधुनिक समाज में सहअस्तित्व और बहुलता का महत्व निम्न कारणों से और बढ़ गया है। पहला, सांप्रदायिकता और कट्टरवाद से बचाव। अगला, पर्यावरण संकट का समाधान, लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा, वैश्विक संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, बहुसांस्कृतिक समाजों में समरसता। भारत का मॉडल आज भी बहुध्रुवीय विश्व में सबसे संतुलित और प्रभावी माना जाता है। भारतीय सहअस्तित्व बहुलता का सार क्या है? तो विविधता ही भारत की शक्ति। भारत की पावर्स क्या है? भारत की शक्ति क्या है? तो हमारी इंडिया की जो पावर है वो विविधता है। किसी भी विचार या संस्कृति को पूर्ण रूप से अस्वीकार नहीं किया गया है बल्कि उसे समन्वय के साथ अपनाया गया है। सहअस्तित्व का अर्थ है एक दूसरे के साथ रहते हुए विकास करना, यानी कि डेवलपमेंट करना। बहुलता का अर्थ है विचारों, आस्थाओं और जीवन शैलियों की विविधता का स्वागत करना। आज जब दुनिया विभाजन, संघर्ष और असहिष्णुता के दौर में गुजर रही है तब भारतीय सहअस्तित्व एवं बहुलता का दर्शन न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे मानवता के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। भारत का यह संदेश है कि विविधता में एकता मानव सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। तो विद्यार्थियों, अभी हमने यहां पर डिस्कस किया किसके बारे में? तो भारतीय सहअस्तित्व यानी सहअस्तित्व और बहुलता के बारे में इस पूरे वीडियो लेक्चर को हमने डिस्कस किया। अगला हमारा जो इस चैप्टर का टॉपिक है, अगला जो चैप्टर का टॉपिक है वो हमारा है सांस्कृतिक प्रतीक, धर्म, स्थापत्य, संगीत, नाटक और लोकाचार।
इसके बारे में बात कर लेते हैं। संस्कृति किसी भी समाज की जीवन शैली, मूल्य, परंपरा और कला का समग्र रूप होता है। क्या संस्कृति? यह मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करती है और समाज को एक विशिष्ट पहचान देती है। भारत जैसी बहुलतावादी और प्राचीन सभ्यता में संस्कृति का महत्व और भी अधिक है। भारतीय संस्कृति की समृद्धि इसके धर्म, स्थापत्य, संगीत, नाटक और लोकाचार जैसे सांस्कृतिक प्रतीकों से स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। यह प्रतीक केवल कलात्मक या भौतिक वस्तुएं नहीं है, बल्कि भारतीय समाज की मूल्य प्रणाली, आचार विचार और जीवन दर्शन का दर्पण है। धर्म की बात करते सबसे पहले रिलीजन। भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ क्या है? रिलीजन यानी कि धर्म। धर्म भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि जीवन शैली, नैतिक मूल्यों और सामाजिक व्यवस्था का एक आधार स्तंभ है। यदि हम कहें भारत में वैदिक, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम और ईसाई धर्म आदि सदियों से सहअस्तित्व के विकास विकसित हुए हैं। धर्म के माध्यम से भारतीय समाज में सहिष्णुता, करुणा, अहिंसा और सत्य जैसी नैतिक मूल्यों का प्रचार हुआ है। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म ने करुणा और मध्यम मार्ग का संदेश दिया है, जबकि जैन धर्म ने अनेकवाद और अहिंसा का सिद्धांत को प्रमुखता से दिया। हिंदू धर्म की विविध पूजा पद्धतियां और उपासना तथा सिख धर्म का सेवा और मानवता पर जोर भारतीय धार्मिक सहिष्णुता की अनूठी पहचान है। धर्म न केवल व्यक्तिगत जीवन को मार्गदर्शित करता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी उसका महत्व है। भारत में धार्मिक त्योहार जैसे दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व आदि समाज में एकता और सौहार्द बनाए रखने के कार्य करते हैं। भारतीय धर्मों की विशेषताएं क्या है? अनेक धार्मिक परंपरा, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम और ईसाई धर्म सभी का समान अस्तित्व है। भारत में किसी भी एक धर्म को न तो बढ़ाया गया न किसी को घटाया गया, मतलब समान अस्तित्व है। यहाँ पर सर्वधर्म संभाव, विभिन्न आस्थाओं को स्वीकार करना और सम्मान देना की भावना भारत के अंदर है। अहिंसा, सत्य और करुणा, भारतीय धार्मिक विचारों का मूल केंद्रीय बिंदु क्या है? तो वे अहिंसा, सत्य और करुणा। विश्व परिवार के उदाहरण, वसुधैव कुटुंबकम भारतीय धार्मिक सोच की वैश्विक संदेश है। धर्म भारतीय समाज के नैतिक ढांचे, त्योहारों, रीतियों और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहारों को आकार देता है। बात करते हैं स्थापत्य के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम लोग? स्थापत्य के बारे में बात करते हैं। कला और आध्यात्मिकता का मूर्त रूप है। भारतीय स्थापत्य कला में धर्म, सामाजिक जीवन और प्राकृतिक परिवेश का समन्वय दिखाई देता है। यह दर्शाता है कि स्थापत्य केवल भवन निर्माण नहीं, बल्कि सांस्कृतिक दर्शन और कला का प्रतीक भी है। भारतीय स्थापत्य की प्रमुख विशेषता, मंदिर स्थापना, नागर शैली। भारत में जो पुराने मंदिर बने हुए नागर शैली में बने हुए, द्रविड़ शैली में बने हुए और वेसर शैली के अंदर बने हुए, जैसे खजुराहो, कोणार्क और अजंता एलोरा आदि। बौद्ध स्थापत्य, बौद्ध स्तूप भारत में आपको दिखेंगे, बौद्ध विहार दिखेंगे, बौद्ध स्तंभ दिखेंगे। सांची स्तूप इसका प्रमुख उदाहरण है। उसका स्थानीय स्थापत्य में देखिए, गुंबद, मेहराब, मीनार, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार एटसेट्रा इसके अंदर देखती है। औपनिवेशिक स्थापत्य, संसद भवन, गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियम, इन स्थापित रूपों में धर्म, इतिहास, भूगोल और कला के विविध परिलक्षित होती हैं। भारतीय स्थापित कला में भारतीय सभ्यता की रचनात्मकता और आध्यात्मिकता का भव्य प्रतीक है। तीसरा पॉइंट है म्यूजिक यानी कि संगीत, भाव अभिव्यक्ति और आध्यात्मिक साधना का सबसे बढ़िया मीडियम है, सबसे बढ़िया माध्यम है। कौन? म्यूजिक यानी कि संगीत। इसलिए हम जानते हैं म्यूजिक सुनना यानी संगीत सुनना सबको पसंद है, ऐसा कोई संसार में नहीं है। यहां तक कि प्लांट्स को, पौधों को भी पसंद है, प्रकृति को भी पसंद है, जानवरों को भी पसंद है, सभी को पसंद है, इंसान को तो है ही सही। तो भारतीय संगीत दो प्रमुख परंपराओं में विकसित हुआ है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उत्तर भारत का और कर्नाटक संगीत यानी दक्षिण भारत का। संगीत की विशेषताएं, राग और ताल प्रणाली, भारतीय संगीत का वैज्ञानिक और भावनात्मक आधार है। वाद्य परंपरा, सितार, सरोद, वीणा, तबला, मृदंग, बांसुरी आदि हमारे यहाँ। भक्ति और सूफी संगीत, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक एकता का माध्यम है। लोक संगीत, भक्ति, खेत खलियान, ऋतु, लोक नृत्य आदि से जुड़ा संगीत, बिहू, गरबा, लेवणी, फड़वनी आदि। संगीत भारतीय समाज की संवेदना, सौंदर्य और आध्यात्मिक अनुभव को गहराई से जोड़ता है। आगे चलते हम लोग नाटक के बारे में। ड्रामा या थिएटर, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का नाट्य रूप। भारत की नाट्य परंपरा विश्व की सबसे प्राचीन परंपराओं में से एक है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र भारतीय नाट्यशास्त्र का मूल ग्रंथ माना जाता है। याद रखिएगा, कौन? भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। भारतीय नाट्य परंपराओं की विशेषता क्या? शास्त्रीय नाट्य रूप, कथकली, कुडिप्टम, यक्षगान, उड़ीसी नृत्य नाटक एटसेट्रा। उसके बाद लोक नाटक, नौटंकी, भरवई, तमाशा, जन्ना, स्वांग और बुरकाटक। आधुनिक रंगमंच, भरतेंदु हरिश्चंद्र, विजय तेंदुलकर, हबीब तनवरी जैसे एक नाटककारों की परंपरा। नाटक में रस का भाव, श्रृंगार, वीर, करुण, रौद्र आदि रस भावनात्मक अभिव्यक्ति को केंद्र है। नाटक समाज की खुशियां, संघर्ष, मान्यताओं और जीवन दर्शन को सशक्त रूप में प्रस्तुत करते हैं।
इसके बाद लोकाचार। लोकाचार की बात करते, लोगों का जीवन, परंपरा और आचार। लोकाचार के समुदाय की दैनिक जीवन शैली, रीति रिवाज और सामाजिक आचरण का सांस्कृतिक रूप है। ये समाज के जीवंत परंपरा और वास्तविक जीवन का दर्पण भी है। लोकाचार के प्रमुख तत्व क्या क्या है वहां पर देख लेते हैं। तो रीति रिवाज, जन्म, विवाह, मृत्यु, त्योहार से जुड़े संस्कार। हम कहते भारत में 16 संस्कार होते हैं। लोक कथाएं और लोक मान्यताएं, पंचतंत्र, रविन्द्रनाथ टैगोर की लोक कथाएं, आदिवासी लोक कथाएं एक्सेट्रा। लोक भाषा और बोलियां, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, पहाड़ी, हरियाणवी आदि है। लोक वेशभूषा, अलग अलग क्षेत्रों में वस्त्र, जैसे मेघालय में जौटिया, राजस्थान की घाघर ओढ़नी, नागालैंड की जनजातीय पोशाक आदि। लोक नृत्य, गरबा, बिहू, घूमर, चो, कालबेलिया आदि। लोकाचार समाज की मूल भावना, मूल पहचान, जीवन दर्शन, सांस्कृतिक निरंतरता का आधार है। धर्म, स्थापत्य, संगीत, नाटक और लोकाचार ये सभी सांस्कृतिक प्रतीकों के भारतीय समाज की अनूठी पहचान है। ये प्रतीक न केवल ऐतिहासिक और कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक जीवन में भी उनका गहरा प्रभाव है। भारत की सांस्कृतिक विविधता में एकता, सहिष्णुता और बहुलता इन प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट होती है। इन सांस्कृतिक प्रतीकों से स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति न केवल भौतिक या धार्मिक धरोहर नहीं, बल्कि मानव जीवन के प्रत्येक पहलू का गहन और समग्र प्रतिबिंब है। आज भी धर्म, स्थापत्य, संगीत, नाटक और लोकाचार के प्रतीक हमारे जीवन में मूल्य, सौंदर्य, संतुलन और सामाजिक समरसता बनाए रखने में मार्गदर्शन करते हैं। भारत की सांस्कृतिक धरोहर विश्व के लिए आदर्श और प्रेरणा का स्रोत है। बात करते हैं वसुधैव कुटुंबक और सर्वभौमत्व सुखिनः जैसे सूत्रों की आधुनिक प्रासंगिकता, यानी यूनिट नंबर फर्स्ट वैल्यू एडेड कोर्स का आखिरी टॉपिक है, पहली यूनिट का। वसुधैव कुटुंबकम एक संस्कृत वाक्यांश है, याद रखिएगा साथियों। वसुधैव कुटुंबकम सर्वभौमत्व सुखिनः जैसे सूत्रों की आधुनिक प्रासंगिकता। हमारा हेडिंग बहुत अच्छा सा इसमें क्या हेडिंग है कि वसुधैव कुटुंबकम सर्वभौमत्व सुखिनः जैसे सूत्रों की आधुनिक प्रासंगिकता। वसुधैव कुटुंबकम आप लोगों ने शब्द बहुत सुना होगा, एक संस्कृत वाक्यांश है जो महाउपनिषद जैसे हिंदू ग्रंथों में पाया जाता है, यानी उससे लिया गया है, जिसका अर्थ है पूरा विश्व एक परिवार। वैदिक परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणी एक परिवार है। भारत की G20 अध्यक्षता का विषय भी, यानी उसका जो स्लोगन है, उसका जो पूरा जो स्लोगन बनाया गया था, उसमें भी वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचारों से प्रेरित है। यह विषय सभी जीवन, मानव, पशु, पौधों और सूक्ष्म जीवों के मूल्य, पृथ्वी, ग्रह और व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंध की पुष्टि करता है। एक मंत्र आपने वो सुना होगा, पढ़ा होगा, आप लोग सब उसको जानते भी है, उसका मनन भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं और आप उसको गाते भी होंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग है, सब अच्छी घटनाओं से देखने वाले हो, मतलब सबके साथ जीवन में अच्छा हो, अर्थात साक्षी रहे और कभी किसी को दुख के भागी न बनना पड़े। यह श्लोक कहां से लिया गया, याद रखिएगा साथियों, यह श्लोक वृहद्रण्यक उपनिषद से लिया गया। वृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। कुछ विद्वानों के अनुसार इस मंत्र जैसा संस्करण गुरु पुराण में भी मिलता है। गुरु पुराण में के संस्करण है, गुरु पुराण के खंड 35 के श्लोक 51 में दिया हुआ है, सर्वेशाम मंगलम मंगलम भूयतु सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसा एक श्लोक लिया गया है। तो यह श्लोक गुरु पुराण में भी देखने को मिलता है, खंड 35 श्लोक 51 में। तो ये श्लोक जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला, ये तो वृहदारण्यक उपनिषद में भी मिला है और गुरु पुराण में भी मिला है। इसी प्रकार शुक्ल यजुर्वेद में भी कुछ संस्करणों में इस प्रकार के श्लोक देखने को मिलते हैं। तो ये सर्वे भवन्तु सुखिनः जो श्लोक है बहुत जगह यूज किया गया, बहुत जगह छपा हुआ है। अब बात करते वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है और सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी हो जैसे प्राचीन भारतीय सूत्र आधुनिक युग में अत्यधिक प्रासंगिक है। आज के वैश्विक संदर्भ में इनकी प्रासंगिकता के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार है। वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ड इज वन फैमिली की आधुनिक प्रासंगिकता, यह सूत्र आज भी वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन और अंतर्निर्भरता यानी इंटरडिपेंडेंसी के दौर के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। वैश्विक एकता और शांति, आज दुनिया में आतंकवाद, युद्ध और संघर्ष जैसी समस्याएं हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना विभाजन को मिटाकर राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सस्तित्व और सहयोग को बढ़ावा देती है। यह हम और वे, अस यूज वर्सेस देम, अस वर्सेस देम की मानसिकता को खत्म करता है। पर्यावरण संकट,
जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान वैश्विक चुनौतियां हैं। यह दर्शन पृथ्वी को एक साझा घर मानता है, इसलिए हमें पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास यानी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए सामूहिक जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सहयोग। महामारी जैसे कोविड-19, आर्थिक मंदी और शरणार्थी संकट जैसी समस्याओं का समाधान कोई एक अकेला देश नहीं कर सकता था, इसलिए पूरे देश ने एक साथ मिलकर, पूरे अंतरराष्ट्रीय सहयोग से पूरे विश्व ने एक साथ मिलकर इस कोविड-19 जैसी चुनौतियों का भी सामना किया है। सामाजिक समावेश, यह सूत्र जाति, धर्म, नस्ल और या लिंग पर आधारित भेदभाव को नकारता है और मानव एकता पर जोर देता है, जो आज भी बहुसांस्कृतिक समाज के लिए आवश्यक है। बात करें आगे सर्वभूत सुखिनः मैं ऑल बी हैप्पी की आधुनिक प्रासंगिकता। यह सूत्र सामूहिक कल्याण और मानवतावाद के सिद्धांत को स्थापित करता है। समावेशी विकास, यह केवल व्यक्तिगत सुख ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के सुख की कामना करता है। यह आर्थिक असमानता और सामाजिक न्याय के मुद्दों को हल करने के लिए समावेशी विकास पर जोर देता है, जिससे संसाधनों और अवसरों का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। दूसरी बात आती है स्वास्थ्य और कल्याण की। इस सूत्र का पूरा श्लोक सर्वे सन्तु निरामया यानी सभी रोगों से मुक्त हो भी कहता है। यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है, जैसा कि महामारियों के दौरान आपने महसूस किया है। करुणा और सहानुभूति, आधुनिक जीवन की भागदौड़ में अक्सर मनुष्य आत्म केंद्रित हो जाता है। यह सूत्र लोगों को परोपकार, करुणा और जरूरतमंदों को सहायता करने की भावनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। मानसिक स्वास्थ्य, सुख का अर्थ केवल भौतिक समृद्धि नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी, यह कल्याण का एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ये दोनों सूत्र न केवल धार्मिक या दार्शनिक विचार नहीं है बल्कि यह एक व्यावहारिक रोडमैप है, जो आज भी टूटी हुई विभाजित दुनिया को एकजुट करने में, शांति लाने में, सामूहिक समृद्धि की ओर ले जाने की क्षमता रखते हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक हम देख रहे थे आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर, इस पूरे वीडियो लेक्चर को आपने देखा है। ये आपका प्रथम वर्ष की पहली जो यूनिट है आपका वैल्यू एडेड कोर्स अंडरस्टैंडिंग इंडिया यानी भारतीय बोध का सेकंड वीडियो लेक्चर था। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों, यदि आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मैसेज छोड़ सकते हैं। जब भी हमें समय मिलता है उस मैसेज पर हम आपका रिप्लाई अवश्य करेंगे। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।